तो दोस्तों वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब उन लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं जो लोग ये कहते थे संशोधन बिल पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी सरकार का साथ नहीं देने वाली। उनका कहने का मतलब ये था कि ये दोनों पार्टियां गठबंधन से अलग होकर अलग वे पर चलेंगी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और पूरे विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। विपक्ष इतना खुश था कि ये दोनों पार्टियां तो हमारे साथ मिलने वाली है और हमारा साथ देने वाली है, लेकिन ऐसा हो ना सका और इनके अरमान ध्वस्त हो गए। तो दोस्तों इनके अंदर वही खुशी थी जो 2024 के चुनाव के समय बीजेपी की कम सीटें आने के बाद इनके अंदर हो रही थी। इस प्रकार बीजेपी की सीटें कमाई और ये लोग खुश होकर बाहर निकल आए और बोले कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, अब बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। जब एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से जल्दी कोई ना कोई टूट के हमारे साथ आ जाएंगे और हम सत्ता चलाएंगे। बहुत से लोगों ने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के सपने तक देख लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो दोस्तों विपक्ष के लिए इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने 370 भी पास कर दिया, राम मंदिर भी बना लिया। आखिर कैसे सत्ता पक्ष ने जो वादे किए थे उनको पूरा करते हुए वो दिख रहा है, जैसे कि कश्मीर से 370 का हटाना, राम मंदिर को बनवाना, ऐसे अहम मुद्दे थे जो कोई सरकार नहीं करना चाहती थी और ना कोई इस पर हाथ डालना चाहती थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने ये करके दिखाया। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों विपक्षी पार्टी के नेताओं को बहुत सारी उम्मीदें थी कि जैसे हम सीए और एनआरसी के विरोध में लोगों को सड़कों पर ले आए, उसी प्रकार लोगों को भड़काकर और बेला फुसलाकर हम सड़कों पर ले आएंगे और वक्फ संशोधन बिल का भी विरोध करवाएंगे और सरकार को डरा धमकाकर इस बिल को वापस करवाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि देश का मुसलमान भी समझ चुका है कि ये लोग केवल और केवल हमको पहला फुसलाकर या हम लोगों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और उनको भी अच्छी तरह से पता है कि जो लोग हमारे लिए छातियां पीट रहे हैं दरअसल वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं और इसीलिए देश के ज्यादातर मुसलमानों ने इस बार इनका साथ न देकर और अपना अलग रास्ता चुना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और साथ ही दूसरी बात ये करेंगे कि आखिर विपक्ष किन बदलावों पर अपना ऑब्जेक्शन दिखाना चाह रहा था और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को सत्ता पक्ष ने कैसे मनाया। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव किए गए हैं, क्योंकि पुराना बिल जो था वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा के हिसाब से ही कार्य करता था। पुराना जो वक्फ कानून था उसके सेक्शन 40B में रीजन टू बिलीव का प्रावधान था और इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड अपना दावा प्रस्तुत करता है तो उस जमीन के मालिक को वक्फ कमेटी के पास जाना होगा। तो दोस्तों नए कानून में इसको बिल्कुल हटा दिया गया है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कानून है तो कानून सबके लिए समान है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। क्योंकि दोस्तों आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति के ऊपर क्लेम कर दे और जिसकी वो संपत्ति वो कोर्ट भी ना जा सके, वो कोर्ट में अपना दावा भी पेश ना कर सके, अपना पक्ष भी ना रख सके और उसकी सुनवाई भी कहाँ होगी, वो भी वक्फ कमेटी के सामने ही होगी। आखिर ऐसा कैसे होता है भाई। तो दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि जब देश में किसी व्यक्ति के पास कोर्ट जाने का अधिकार ही नहीं है तो फिर तो ये बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं बचती है। अगर हम अपने देश को संवैधानिक बताते हैं और हमारा देश अगर संवैधानिक है तो हमको कोर्ट जाने का अधिकार है ना। मगर दोस्तों यही अंधेरगर्दी अब तक चली आ रही थी, जिसको अब नए कानून के तहत समाप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो बता दूं 2014 में जब कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी तो उसने एक फैसला लिया था। तो उस समय कांग्रेस ने मुस्लिमों के वोट लेने के लिए और उनको खुश करने के लिए दिल्ली की प्राइम लोकेशन में 125 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। यानी आप समझ सकते हैं कोई भी एंसेंट कानून मुस्लिमों के हित के लिए और बिना कुछ देखे ही बना दिए जाते थे। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने कितनी अंधेरगर्दी कर रखी थी कि 125 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज और वक्फ को दान कर दिया। आखिर तुम कौन होते हो भाई जो फ्री में ऐसे दान करते डोल रहे हो। आखिर ये बता दो हमें, आज तक आपने मंदिरों के लिए कितनी जगह दान करी है, ये बता सकते हो क्या। और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों कि उन 125 प्रॉपर्टीज के जो मालिक थे वो मुंह देखते रह गए थे। और दोस्तों ऐसा केवल इसलिए किया गया कि देश का मुस्लिम खुश हो जाए और इनको भर भर के वोट मिले। और दोस्तों आपको याद हो तो इसी प्रकार का गुल कांग्रेस ने शाहबानों के केस में भी खिलाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शाहबानों को गुजारा भत्ते के रूप में कुछ पैसा हर माह दिया जाएगा। और आपको याद हो तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस फैसले के खिलाफ संसद में कानून पास कर दिया था, जिससे कि मौलाना खुश हो जाए और मुस्लिम उनके साथ बने रहें। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा बदलाव किया गया है, पहले क्या होता था कि अगर किसी भी केस में वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था वो आखिरी होता था और आप किसी और कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे।
तो दोस्तों अब ये गुंडागर्दी भी इनकी नहीं चलने वाली, इसको भी सरकार ने खत्म कर दिया है। और दोस्तों इससे पहले ये भी कानून था कि जो भी प्रॉपर्टी इस्लामिक कार्य में इस्तेमाल हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ भी हो जाएगी और आप उसे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों अब इसमें ये बदलाव किया गया है कि अब वही प्रॉपर्टी वक्फ भी मानी जाएगी जो वक्फ को दान में मिली है। और इसके अलावा पहले इस बिल में ये था कि उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी, अब इसमें 2 महिलाएं कंपल्सरी रूप से रहेंगी। और साथ ही साथ उसमें गैर मुस्लिम धर्म के लोगों की भी एंट्री नहीं थी, अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी परमानेंट सदस्य रखने होंगे। तो दोस्तों अब इन बदलावों के ऊपर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार ने ये मनमानी अपने आप थोप दी है, इस पे सभी लोगों की राय नहीं ली गई है। तो दोस्तों ये बात भी सरासर झूठी ही है। तो दोस्तों जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेके आई तो आम राय बनाने के लिए इस पर सभी पार्टियों के लोगों को इकट्ठा किया गया। पिछले साल 9 अगस्त को इस पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसमें करीब 31 मेंबर थे और इस कमेटी ने कई सारे प्रदेशों का दौरा किया, कई सारे बैठकें की और उन बैठकों के बाद इन्होंने फैसले लिए और 30 जनवरी को 655 की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को सौंप दी गई। और 30 मार्च को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बता दिया था कि 2 तारीख को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। और दोस्तों आपने देखा ही होगा कि पूरे दिन की चर्चा के बाद रात को 2 बजे ये बिल पास भी हो गया। तो दोस्तों ये बात सरासर झूठ है कि इस बिल पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि हमने पूरे दिन देखा कि पूरे दिन उस बिल पर चर्चा होती रही और रात के करीब 2 बजे उस बिल को पास कराया गया। अब दोस्तों विपक्ष का कहना यह है कि विपक्ष का सुझाया हुआ इन्होंने कोई भी इसमें अमेंडमेंट नहीं माना, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हो अगर विपक्ष का बस चलता तो ये संशोधन बिल आता ही नहीं, वो तो उसी बिल को चलाते रहते। तो दोस्तों अब हम इस बात पे आए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को सरकार ने किस प्रकार मनाया। तो उससे पहले हम विपक्ष के 2 युवा नेताओं की बात करते हैं जो बहुत लंबे समय से युवा ही चले आ रहे हैं, जिनमें से एक है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और दूसरे हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी जी। तो दोस्तों ये कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं है, एक तो यूपी में अपने आप विपक्ष का सबसे मजबूत नेता बताते हैं और दूसरा अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हैं, वो जाने कब तक दावेदार ही रहेंगे। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब ये बिल पेश होते हैं तो उस समय आपके पास मौका होता है कि आप अपना पक्ष सरकार के सामने रख सकते हैं और अगर आपके पास सही तथ्य हैं तो आप सरकार को वहां पर एक्सपोज करें। तो दोस्तों अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी तो संसद में गए ही नहीं और संसद में गए भी तो केवल वोटिंग करने के लिए। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि या तो राहुल गांधी को कोई इसमें कमी नजर नहीं आई जो उस पर वो बोल सकते, या फिर ये मान लीजिए कि उनको ये बिल समझ में ही नहीं आया कि आखिर इस बिल में है क्या, क्योंकि आखिर ये टेक्निकल मामला है ना, कानूनी मामला है। तो कानूनी मामले में तो राहुल जी आप समझ ही सकते हो, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बीजेपी वाले तो इस जुगाड़ में ही रहते हैं और आगे चुनाव आने ही वाले हैं 3 राज्यों के, तो उनको तो मौका ही मिल जाएगा। आगे आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी के पास मसाला आ जाएगा, वो उनके वक्तव्य को काट काट के और उनकी मीम बना के चलाने लगेंगे और चुनाव जीतने लगेंगे। और दोस्तों दूसरे हैं अखिलेश बाबू। तो अखिलेश बाबू ने भी बिल के ऊपर कोई टेक्निकल बात नहीं बोली। आपको पता हो तो अखिलेश बाबू भी संसद में क्या बोले हैं, कभी तो उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष न बनाने के ऊपर चुटकी ले ली, कभी वो महाकुंभ की बात करने लगे, तो कभी यूपी में जो विकास हो रहे हैं उन विकासों की बात करने लगे, तो कभी चाइना के बारे में बात करने लगे। तो अरे भाई कुछ तो देखो कि इतने दिनों से आपकी पार्टी हल्ला काटने में लगी हुई है इस बिल के लिए और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आखिर जैसे आपके पार्टी के नेता रोड पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, तो आप तो उस पर बिल पे कुछ बोलो भाई, आप क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हो। उसकी जो कमियां हैं वो आपको बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पर बोलिए ना, कब बोलेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही राहुल गांधी वाली बात आती है कि या तो इस बिल में कुछ खराब है ही नहीं है जो बोला जाए, या फिर इनके बिल समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों हमारा मानना तो ये है कि जैसे आप इनके प्रवक्ता लोग जो है वो टीवी चैनलों की डिबेटों पे आके चिल्लाते हैं कि हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और आप उल्टे सीधे ट्वीट करते हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बिल में ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि आप टीवी डिबेट पे क्या बोलते हो या ट्विटर हैंडल पे आप क्या पोस्ट करते हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप संसद में उस बिल के लिए कितना बोलना चाहते हो और कितना अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकते हो, क्योंकि असली मंच जो होता है वो है सदन, और सदन को आपको जनता ने चुन के दिया है। अगर आप उनकी बात सदन में नहीं रख पा रहे तो आप बिल्कुल बेकार है। अगर आपको सरकार को एक्सपोज करना है तो सरकार को कीजिए ना एक्सपोज, आपको तो सदन मिला हुआ है, सदन में एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज करिए सरकार को। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि अगर सदन में आप टॉपिक के ऊपर कुछ नहीं बोलते या फिर टॉपिक के अलग कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले जाते हो तो आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को सरकार ने मनाया कैसे, क्योंकि ये दोनों ही नेता ऐसे हैं इनकी पार्टियों को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट अपने अपने राज्यों में मिलता ही है।
तो दोस्तों सही बात तो ये है कि इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्टेट में मुस्लिम लीडरों से बात करी, उनके जो संगठन चलते हैं उनसे बात करी, उनसे बात करने के बाद उनका पक्ष जाना। और दोस्तों ये भी सच है कि टीडीपी के कहने पर ही सरकार ने इस बिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का फैसला राज्य सरकार पर ही छोड़ा है। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने ही इनको फोर्स किया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम जो थे वो केवल इसी बात का विरोध कर रहे थे। और दूसरी तरफ इन्हीं पार्टियों के कहने पर जेपीसी ने वक्फ बाई यूजर को नहीं हटाया। मतलब उसमें ये प्रावधान था कि अगर किसी प्रॉपर्टी के कागज वक्फ के पास नहीं है तो वो प्रॉपर्टी इलीगल मानी जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी कितनी भी पुरानी हो। तो इसके ऊपर टीडीपी के 2 सांसदों ने ऑब्जेक्शन किया था और इन सांसदों के ऑब्जेक्शन के बाद इस पॉइंट को बिल से हटा दिया गया है। लेकिन अब पुरानी प्रॉपर्टी में ये नियम लागू नहीं होगा। और इस प्रकार 14 अमेंडमेंट ऐसे किए गए जिनको टीडीपी और जेडीयू को ये लगता था कि उनका मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। और दोस्तों फैक्ट तो ये है कि इन 14 अमेंडमेंट के बाद इस बिल में ऐसा कुछ खास बचता ही नहीं है जिसपे विपक्ष कुछ कह पाता। और ये बात राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे सभी विपक्षी नेताओं को पता है और साथ ही साथ मुस्लिम लीडरों को भी ये बात पता थी, लेकिन ये लोग दिखाने के लिए तो रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अंदर से इसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे थे। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि विपक्ष को ये लगता था कि बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी, ये बिल पास ही नहीं करा पाएगी, लेकिन बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर खेल रही है और अपने बिल को भी पास करा ले गई और अपने सहयोगियों को भी साधे हुए है। और साथ ही बीजेपी ने पूरे विपक्ष को ये जवाब दिया है कि वो आगे 4 साल भी फ्रंट फुट पर ही खेलने वाली है। और सही बात तो ये है कि बीजेपी ये जानती है कि उसका कोर वोटर उससे चाहता क्या है और बीजेपी वही काम कर रही है जो उसका कोर वोटर चाहता है। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि ये कॉन्फिडेंस बीजेपी में ऐसे ही नहीं आया। बीजेपी में ये कॉन्फिडेंस जब आया है जब बीजेपी ने अभी पिछले विधानसभा चुनावों में अच्छा परिणाम पाया है। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि वक्फ संशोधन बिल का पास होना विपक्ष को लगा हुआ इस समय का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष ना तो बीजेपी को रोक पाया, ना ही विपक्ष उनके साथियों को रोक पाया और ना ही वो इस बिल के खिलाफ माहौल ही बना पाया और ना ही वो इस बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ला पाया और इसका विरोध करा पाया। और सही बात तो ये है दोस्तों कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर इस पे अपना पक्ष तक नहीं रख पाया और आप समझ ही सकते हैं कि विपक्ष का कॉन्फिडेंस किस प्रकार रहा है। तो दोस्तों वक्फ संशोधन बिल के ऊपर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। साथ ही बिल में किए गए बदलाव आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। तो ये थी वक्फ संशोधन बिल के ऊपर हमारी छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।